हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट 2024 के क्रैश कोर्स में फिजिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर्स अल्टरनेटिंग करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है डियर। और आज के जो चैप्टर है उसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ करंट। ओके, जिसमें हम देखेंगे पहले डायरेक्ट करंट और देन अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो, डायरेक्ट करंट क्या होता है? ऐसा करंट जिसकी पोलरिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ओके, पोलरिटी या फिर डायरेक्शन कांस्टेंट रहती टाइम के साथ, ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। भले ही ये वोल्ट करंट के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेकिन यही डेफिनेशन डायरेक्ट डीसी वोल्टेज के लिए भी काम करेगी। आप देख सकते हैं ग्राफ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्ट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। टाइम पीरियड इसका इनफाइनाइट होता है, यानी कि डीसी को एक साइकिल कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। डीसी सोर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सेल, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। डीसी, अब देखिएगा फिगर 1 जो दिखा रहा है ये प्योर डीसी को रिप्रेजेंट करता है, प्योर डीसी। और यहां पर आप फिगर 2 में देखेंगे तो ये पल्सेटिंग डीसी है, जिसे हम वेरिएबल डीसी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज होते हैं। ठीक, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज पीरियोडिकली, दैट करंट कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली एसी वोल्टेज को भी इसी तरह लिखा जाएगा। द वोल्टेज हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर है? याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट ओम्स लॉ या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ओबे करता है, जैसा कि डीसी करंट ओबे करता है। ठीक, यहाँ पर जो कर्व रहेगा वो एक बार देख लेते हैं, यदि इसमें स्लाइड में हमने रखा है तो ये देखिएगा। टाइप्स ऑफ एसी में हमने कर्व बनाया है। ये जो कर्व है ये एक एसी को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व है, और ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल कर्व या साइन या कोसाइन कर्व। ठीक है, एसी के अलग वेव्स भी होते हैं। एक जैसे स्क्वायर वेव करंट होता है जिसमें इस प्रकार से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ। एक ट्रायंगुलर वेव भी होता है एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अलग अलग कंट्रीज में एसी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है एट 220 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब अमेरिका के लिए देखते हैं तो वहां पर एसी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है एट 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से कोई बहुत ही ज्यादा चेंजेस नहीं आते, बस यहाँ पर जो पावर प्लांट्स होते हैं, पावर जनरेटर जो है, वहां पर किस फ्रीक्वेंसी से अपना कॉइल रोटेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, पैरामीटर्स ऑफ एसी। सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक साइकिल ऑफ एसी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, वन साइकिल की जो अंडरस्टैंडिंग वो देख लेना। जैसे मान लो कि करंट इस प्रकार से चेंज हो, हाफ साइकिल पॉजिटिव में है और हाफ साइकिल नेगेटिव है एक पूरे टाइम पीरियड के लिए, कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि ये वन कंप्लीट साइकिल है। ठीक, वन कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगा उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। ठीक, और करंट की वैल्यू एक बार पीक पर जाती है पॉजिटिव पीक पर प्लस I0, और एक बार नेगेटिव पीक पर जाती है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर। वन कंप्लीट साइकिल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि ये रहा आपका ग्राफ। ध्यान रखना, यहाँ पर ये टाइम होता है, यदि टी को मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटूं तो ये T/4 होगा, ये T/2 होगा, ये होगा 3T/4 और ये होगा T। तो एक कंप्लीट टी टाइम को यदि मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटूं तो इस तरह T/4, T/2, 3T/4 टी टाइम होगा। यदि इसी प्रकार से यहाँ पर भी टाइम इंटरवल में दिखाऊं T/4, T/2
t/2, 3t/4 एंड t। तो देखिए यहां पर भी हाफ प्लस हाफ माइनस हो गया है, तो ये भी एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और यदि ऐसा मैं ग्राफ बनाऊं तो भी एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, यदि टाइम पीरियड इस प्रकार से यहाँ पर जैसा ग्राफ में दिखाए गए हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट होने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जस्ट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, गिवन है जैसे कि एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। ओके, और करंट की वैल्यू जीरो से और कहां तक चेंज होती है? जीरो से मैक्सिमम तक चेंज होती है, जीरो से मैक्सिमम तक चेंज होती है। तो इसमें लगा टाइम कितना होगा, टाइम टेकन, वो यदि हमसे पूछा जाए तो हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो ध्यान रखना कि जीरो से मैक्सिमम होने में टाइम लगेगा t/4। ओके, और यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड होता है 1/f, यानी कि 1/4f होगा स्मॉल t, और f की जगह वैल्यू पुट कर दे तो 50, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 1/200 इन सेकेंड्स। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। इसी तरह एवरेज वैल्यू आती है, फिर स्किन इफेक्ट, और चलो ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए रूट मीन स्क्वायर सी, कोई भी एसी है उसके एसी का एक होता है इंस्टंटेनियस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से पहले हमें क्या लिखना चाहिए? इंस्टंटेनियस वैल्यू। ऑफ एसी, एसी वोल्टेज के लिए हम लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना इंस्टंटेनियस वैल्यू लिखा जाता है V0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये तब लिखा जाता है जब इनिशियल फेज क्या होता है? जीरो। इनिशियल फेज जीरो है तो इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इस पर लिखा जाएगा V0 sin ओमेगा t। और यदि हम लिखते हैं कि इनिशियल फेज मान लो गिवन है, इनिशियल फेज गिवन है, उस कंडीशन में मान लो इनिशियल फेज अल्फा है, तब इक्वेशन ऑफ इंस्टंटेनियस वोल्टेज क्या लिखेंगे? V0 sin ओमेगा t प्लस अल्फा। ये अल्फा क्या है यहाँ पर? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या होता है? इनिशियल फेज वो एंगल होता है जो रेफरेंस लाइन के साथ t=0 पर ट्रेवल करा गया है, t=0 टाइम तक बनाया गया है। क्लियर? यहां पर आपको कुछ टर्म्स ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि V0 क्या होता है? ये जो V0 है ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। यहां पर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πf करके। ठीक, ये जो V है ये इंस्टंटेनियस वैल्यू है, T कोई टाइम है। ठीक है ना, ये जरूर से ध्यान रखना। मैं यहाँ पर AC वोल्टेज का पीक वैल्यू भी लिख सकता हूं, क्या आएगा? NBA ओमेगा। ये पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज होता है। यहाँ पे NBA ओमेगा क्या है? तो ध्यान रखना AC जनरेटर के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके अंदर एक कॉइल है जिसको रोटेट कराया जाता है बाय यूजिंग अ टरबाइन। मान लो कि टरबाइन को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पर रोटेट कराया गया है, और इस जो कॉइल है या कॉइल का एंगुलर वेलोसिटी टरबाइन का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। यहाँ पर कॉइल का एरिया है A और जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लो है B। ठीक है, तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में N, तब यहाँ पर जो EMF डेवलप होता है, पीक वैल्यू ऑफ EMF, वो रहेगा क्या? NBA ओमेगा। ये गिवन होगा, आपसे पीक वैल्यू पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हम देखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अभी अभी आपने देखा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो वो हमने लिखा था v0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू किस तरह से लिखी जाती है, वो लिखी जाती है स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओके, एंड उसका फिर मीन और उसका अंडर रूट, तो ये हो जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि सबसे पहले आप लोग करो स्क्वायर, देन आप निकालो एवरेज यानी कि मीन, और देन आप करो रूट अंडर रूट, तब आपको मिलेगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर जो आरएमएस वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो होता है v0 अपॉन अंडर रूट 2। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को यदि रूट 2 से डिवाइड कर देते हो तो आरएमएस वैल्यू मिल जाता है। या फिर मान लो आरएमएस वैल्यू गिवन है तो पीक वैल्यू रूट 2 इंटू वी आरएमएस करके निकाला जा सकता है, इस प्रकार से। क्लियर? ध्यान रखिएगा ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये होता है 0.707 टाइम्स ऑफ वी नोट या 70.7% ऑफ वी नोट। क्लियर? नेक्स्ट आता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू की बात करें तो देखिए ये तो रहा आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यदि एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एवरेज वैल्यू को, तो देखिए हम लिखेंगे एवरेज वैल्यू में VAV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन VDT डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन DT। तो टाइम एवरेज लेते हैं वोल्टेज का, वो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, और इस प्रकार से निकाला जाता है। यदि हम कंप्लीट साइकिल के लिए देखें एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल तो वो होता है 0, और यदि एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल यदि आप लिखते हैं VAV फॉर हाफ साइकिल तो वो होता है 2V0 अपॉन पाई, ठीक है, 2V0 अपॉन पाई। ठीक, तो ये तो रहा वोल्टेजेस के आरएमएस और एवरेज वैल्यू। इसी तरह से करंट के भी लिखे जा सकते हैं। आप लिखेंगे IRMS इज इक्वल्स टू I0 अपॉन अंडर रूट 2, और इसी तरह से आप I एवरेज भी लिखेंगे फॉर हाफ साइकिल, वो आ जाता है 2I0 अपॉन पाई। ध्यान रखिएगा कि यदि आप V0 को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो आपको I0 मिलेगा, और इसी तरह से VRMS को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो आपको IRMS ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किसी भी वायर के केवल स्किन से होकर फ्लो करता है, केवल उसके सरफेस से होकर फ्लो करता है, उसका पूरा क्रॉस सेक्शन यूज नहीं होता है। इसी को कहा जाता है स्किन इफेक्ट। और स्किन इफेक्ट को रिमूव करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक थिक वायर यूज करने के बजाय हम बहुत सारे थिन वायर यूज करते हैं और उनको आपस में रैप करके लपेट कर और फिर हम एक कंप्लीट केबल बनाते हैं। When alternating current is made to pass through a wire, then most of current is passing through peripheral part of the wire. So current density in peripheral part of the wire is greater than current density in axial part of the wire. Current density कहाँ पर ज्यादा होती है? केवल peripheral part पर ज्यादा होती है, केवल peripheral part पर ज्यादा होती है, ओके, axial part की बजाय। बात करते हैं फेजर की। तो फेजर क्या होते हैं, तो देखिएगा कि अल्टरनेटिंग करंट या एसी सर्किट्स के केस में करंट और वोल्टेज के बीच फेज रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फेजर डायग्राम बनाए जाते हैं। और फेजर डायग्राम में जो वोल्टेज और करंट है, ऑल्दो वोल्टेज और करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन उनको वेक्टर की तरह ट्रीट करा जाता है, इसीलिए उन्हें रोटेशनल वेक्टर भी कहा जाता है। बेसिकली फेजर डायग्राम से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फेज रिलेशन। जैसे देखिएगा कि मान लो वोल्टेज मैंने लिखा है V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए मैं लिखता हूं इक्वेशन I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर जो फाई है ये क्या है, फेज डिफरेंस।
तो इस फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये रेफरेंस लाइन है, ठीक, और यहां से वोल्टेज का एंगल दिखाएंगे ओमेगा टी, और ये जो लाइन की लेंथ है ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी, और इस लाइन के किसी भी पॉइंट को देखेंगे तो वहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगी। तो वोल्टेज का जो एंगल है रेफरेंस लाइन के साथ वो ओमेगा टी है, जबकि करंट का एंगल है ओमेगा टी से भी थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा टी प्लस फाइव, ये करंट की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से फेजर दिखाया जाता है, मतलब रिलेशन दिखाते हैं, फेज रिलेशन दिखाया जाता है, ये वोल्टेज का हो गया। क्लियर है? यहां पर -5 होता तो हम करंट को नीचे की तरफ भी दिखा देते, जैसे कि मान लो ऐसा होता कि ये इक्वेशन यूं लिखी गई होती, I0 साइन ओमेगा टी -5, तो आप नीचे की तरफ ग्राफ बना देते और फिर आप लिखते 5, तो ये हो जाता I0, तब ग्राफ ऐसा बनता। क्लियर है? फेजर डायग्राम तो क्या रिप्रेजेंट करता है? फेजर डायग्राम फेज के डिफरेंस को शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन एसी मीटर एंड डीसी मीटर। तो ध्यान रखिएगा कि डीसी मीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। डीसी मीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो कराते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और वो डिफ्लेक्ट होता है, उसकी वजह से हमें करंट का मेजरमेंट मिल पाता है। एसी मीटर्स जो है वो हॉट वायर मीटर पर काम करते हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करते हैं, यानी कि रजिस्टर में से करंट फ्लो होने पर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग किसकी मिलती है? डीसी मीटर के अंदर एवरेज वैल्यू की, और एसी मीटर में रीडिंग किसकी मिलती है? आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू इसीलिए निकालना जरूरी हो जाता है। ध्यान रखना कि आरएमएस वैल्यू जो है ना, इसको हम क्या भी कहते हैं? इसको हम इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना डीसी मीटर में डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन एसी मीटर्स में डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। ठीक, स्केल जो है डीसी मीटर लीनियर होता है और एसी मीटर नॉन लीनियर होता है। ध्यान रखना एसी मीटर्स की मदद से मतलब डीसी मीटर्स की मदद से एसी को वे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एसी इतना तेजी से चेंज होता है कि डीसी मीटर रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता है उसके लिए, उसके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आप लोगों को देख लेने चाहिए सर्किट्स पढ़ने से पहले। एक टर्म होती है रिएक्टेंस, वन सेकेंड एक टर्म होती है रिएक्टेंस। तो यदि कोई इंडक्टर या कोई कैपेसिटर एसी करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस पैदा करता है उसी को कहा जाता है रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखा जाता है एक्सएल से, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लिखा जाता है एक्सी से, जिसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा-c। यहाँ पर दोनों क्योंकि रेजिस्टेंस है बेसिकली, तो इसलिए इनका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम एंड ओम। क्लियर? साथ ही साथ एक क्वांटिटी और होती है जिसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस जो है किसी भी इंडक्टर के साथ, इम्पीडेंस किसी भी इंडक्टर के साथ रजिस्टर कनेक्ट होने पर या फिर किसी कैपेसिटर के साथ रजिस्टर कनेक्ट होने पर जो नेट रेजिस्टेंस पैदा होता है उसी को कहा जाता है क्या? इम्पीडेंस। और ये भी रेजिस्टेंस ही है, तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा? ओम ही रहने वाला है। तो ये टर्म्स आप जरूर से ध्यान रखना, तभी आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। तो बहुत सारे एसी सर्किट्स हैं, लेकिन मेनली हम क्या करते हैं इसमें? हम 3 कंपोनेंट्स लेते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर। इनके रेस्पेक्ट में हम चीजों को देखते हैं।
तो सबसे पहला जो सर्किट है वो प्योर रजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में एसी वोल्टेज के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर देखिए वोल्टेज तो फिक्स है, ई नोट साइन ओमेगा टी या वी नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन जो करंट है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ई को आर से डिवाइड करके, पीक वैल्यू को आर से डिवाइड करके आपको आई पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। और इस तरह आप देखेंगे कि रजिस्टिव सर्किट के केस में एसी वोल्टेज एंड एसी करंट सेम फेज के अंदर होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। तो जो ग्राफ है वो किस प्रकार का आएगा, जहां V की लाइन है वहीं पर I की लाइन आ जाएगी। और यदि ग्राफिकल मतलब फेजर डायग्राम इस तरह बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि ये ब्लू वाली लाइन यदि वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, तो करंट वाली लाइन ये येलो कलर से मैंने दिखाई है। भले ही मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन सेम फेज में है, तो एक साथ अपने अपने पीक पर एक साथ 0 पर पहुंचते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन इनके पीक वैल्यू एक साथ अप्रोच होंगे, यही होता है सेम फेज में होने का मतलब। ध्यान रखना कि रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि रजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम एवरेज पावर कंजम्पशन होता है। तो रजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है V0 I0/2। V0 पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट। अभी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया वो यहां भी आप देख सकते हैं, और ये फेजर डायग्राम भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, एक इंडक्टर को हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहां हमें करंट की देखिए वोल्टेज तो क्या होगा, यहां पर V0 साइन ओमेगा टी है। करंट यहां पर क्या मिलता है, करंट मिलता है I0 cos ओमेगा टी माइनस I0 cos ओमेगा टी, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ध्यान रखना कि एल सर्किट के केस में करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2 फेज। करंट लैग करता है कितने फेज से, π/2 फेज से लैग करता है। ठीक है, वो यहां से दिखाई देता है, यानी कि यहां पर फेज डिफरेंस जो है वो कितना रहता है। देखिए यदि मैं ये वोल्टेज का लाइन दिखा दूं जिसका एंगल है ओमेगा टी, तो आई वोल्टेज से π/2 पीछे, यानी कि ये लाइन होगी I0 की और ये π/2 फेज में पीछे हो गया। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो ये वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है, वोल्टेज और करंट दोनों में दिखाऊं, यदि यहाँ पर ये T/4, ये T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये T। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि मैं करूं, यहाँ पे करंट को दिखाऊं, तो क्योंकि करंट π/2 फेज में लैग बिहाइंड कर रही है, इसलिए इस टाइप का कर्व यहाँ पर आता है। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, वो देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक अच्छा। यहां एक चीज है जो आपको देख लेनी चाहिए। क्या? देखिए ये जो I0 होता है, यहाँ पे I0 क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। I0 होता है V0 को यदि XL से डिवाइड कर दूंगा तो I0 मिलता है, और यहाँ पर एवरेज पावर कंजम्पशन की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर वोल्टेज उसी तरह से लिखा जाएगा V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और करंट यहां पर क्या आता है, वो आएगा
आई जीरो कोस ओमेगा टी, प्लस साइन ही रहता है, और आई इक्वल्स टू लिख सकते हो आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यानी कि यहां पर फॉर सी सर्किट, फॉर कैपेसिटिव सर्किट, करंट लीड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 फेज। करंट सी सर्किट के केस में लीड करता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहां पर यदि देखें एवरेज पावर कंजम्पशन, तो यहां पर भी एवरेज पावर कंजम्पशन कितना रहता है, 0 रहता है, 0 है। क्लियर। फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। क्लियर। यदि मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, तो यदि मैं इधर V और I में यदि लूं, तो वोल्टेज का यदि मैं ग्राफ ये बना दूंगा, तो करंट क्योंकि लीड करता है, तो करंट का ग्राफ यहां से इस प्रकार से स्टार्ट होकर ये चलेगा। क्लियर है। बात करते हैं फेजर डायग्राम किस तरह से बनाएंगे इसका, तो फेजर डायग्राम ये बनेगा, ये वोल्टेज हो जाएगा V0 और ये हो जाएगा करंट I0, कितने फेज से, पाई बाय 2 फेज से आगे है, ओमेगा टी से भी 90 डिग्री ज्यादा एंगल बना रहा है करंट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आई नोट क्या होगा, वो भी बहुत खास है। आई नोट यहाँ पर होगा V0 बाय एक्स, V0 बाय एक्स। ओके, चलिए ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये रही। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा इसमें, वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें, पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आप लोग देखिएगा। कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बिहेवियर ऑफ रजिस्टर फॉर एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी। तो डीसी और एसी के लिए रजिस्टर का बिहेवियर कैसा होता है, तो ध्यान रखना एसी और डीसी दोनों के लिए रजिस्टर एक जैसा बिहेव करता है, इक्वली ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करता है, इक्वली रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, ठीक है। तो नो डिफरेंस, रजिस्टर के केस में दोनों के लिए रजिस्टर का सेम बिहेवियर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। बात करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडक्टर फॉर एसी एंड डीसी। ध्यान रखना फॉर डीसी, तो क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डीसी के लिए इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है ओमेगा एल, जिसे आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है, तो डीसी के लिए इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, बट फॉर एसी एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। यहीं पर एक चीज और आपको देख लेनी चाहिए, देखिए यहीं पर ये भी आप पॉइंट्स मार्क कर लेना कि यदि एक इंडक्टर है और इसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और आपने एसी सोर्स कनेक्ट करा, ठीक, तो यदि आप यहां पर देखिए होता क्या, मान लो V वोल्टेज दिया और यहां पर जो इंडक्टर पर वोल्टेज गया VL, बल्ब को वोल्टेज मिला VB, तो यदि आपने VL पर ही ज्यादा वोल्टेज खर्च कर दी, तो बल्ब को वोल्टेज कम मिलेगी और बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यदि इस VL पर यानी इंडक्टर पर VL कम खर्च हुआ, तो बल्ब को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा और ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि तुमने VL यानी कि वोल्टेज एट इंडक्टर यदि तुमने चेंज कर दिया, तो उसका इफेक्ट जो है वो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पर पड़ेगा। पर शर्त यह है कि यहाँ पे एसी सोर्स कनेक्ट होना चाहिए। और VL को कैसे चेंज कर सकते हो, VL को चेंज कर सकते हो XL इंटू आई नोट करके या I करके, और यहाँ से XL कैसे चेंज हो सकता है, 2 पाई ओमेगा L। तो L चेंज करके, ओमेगा चेंज करके आप VL चेंज कर सकते हो, और उसके रेस्पेक्ट में फिर बल्ब का ब्राइटनेस भी कम ज्यादा होगा। L को चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे अपन, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड इंसर्ट कर देंगे इंडक्टर के अंदर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, लेंथ कम कर देंगे, तो L चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है।
इसी तरह से हम दूसरा बिहेवियर देखते हैं, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, तो ध्यान रखना फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी यदि 0 है तो XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। तो यहां से पता चलता है कि क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो यहाँ पे XC की वैल्यू क्या आएगी 1/0, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, जबकि एसी के लिए XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो कैपेसिटर है वो कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जिस प्रकार से इंडक्टर पर वोल्टेज ज्यादा खर्च होने पर बल्ब का ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है, इसी तरह से यदि मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं बल्ब के साथ और फिर यदि एसी सोर्स जोड़कर यदि हम क्या करें, कैपेसिटर के वोल्टेज को कम ज्यादा करें, तो यहाँ पे बल्ब के ब्राइटनेस में भी चेंजेस अपने को दिखाई देते हैं, जैसे इंडक्टर में हुआ। इंडक्टर के केस में ये बात याद रखना कि एक प्योर यदि इंडक्टर है, एक प्योर यदि इंडक्टर है, तो प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है कि R की वैल्यू 0 होती है, रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन यदि प्योर नहीं है तो मतलब R और L दोनों साथ में रहते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट हुए माने जाते हैं। बात करते हैं सीरीज RL सर्किट। इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना, बस एक बात ध्यान रखनी है, R के साथ इंडक्टर भी कनेक्ट हो गया रजिस्टर के साथ, और यहाँ पे एक तो ध्यान रखना है इम्पीडेंस वो आता है √R² प्लस XL स्क्वायर से, और एक होता है क्या, एक होता है फेज डिफरेंस, पाई लिखा जाता है tan इनवर्स XL/R, ठीक, वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने RC सर्किट, सिमिलर चीजें। तो इम्पीडेंस यहाँ पर आ जाएगा Z = √R² प्लस XC का होल स्क्वायर, और tan फाई की वैल्यू यानी कि फाई की वैल्यू आ जाएगी XC/R। बस चेंजेस जो दिखाई दे रहे हैं उनको आप लोग अंडर कंसीडर कर लेना, ओके, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को भी बहुत इजीली हिट कर पाएंगे। यदि मैं ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, यदि मान ले मैंने एसी सोर्स का वोल्टेज V लगा रखा है, ठीक है, एसी सोर्स का वोल्टेज क्या मैंने अप्लाई करा V, ठीक, और रजिस्टर पर वोल्टेज है VR, और कैपेसिटर पर वोल्टेज है VC। तो ध्यान रखना कि यहां पर ऐसा नहीं होगा कि V = VR प्लस VC, नहीं, ये केवल DC में काम करता है। यहां पर लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा V² = VR² प्लस VC²। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरीज RLC सर्किट। तो सीरीज RLC सर्किट में क्या क्या कनेक्ट हो जाता है सीरीज में, एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है रजिस्टर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे V² = VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इस तरह से तो नेट वोल्टेज मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंपीडेंस क्या होता है, वो होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और यहाँ पर tan फाई यानी फेज डिफरेंस लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा XL माइनस XC/R, इस प्रकार से, ठीक। अब केसेज लिए जा सकते हैं, कि XL XC से बड़ा है, बराबर है, छोटा है, ठीक है, वो सब चीजें देखी जा सकती हैं। देखिए इंपीडेंस फेज डायग्राम। हाँ, एक चीज और होती है पावर फैक्टर, जिसे मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए केसेज में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट केस है XL > XC, तो L का इफेक्ट रहेगा। L के केस में करंट लैग करता है, और यदि मान लो XL <XC है तो कैपेसिटर का इफेक्ट होगा, करंट लीड करेगा। और यदि LCR सर्किट में ऐसा हो जाए कि XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल हो जाए, तो फिर वोल्टेज ऑन इंडक्टर विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। उस सिचुएशन में जो फाई है फेज डिफरेंस वो 0 हो जाता है, और फेज डिफरेंस 0 होने पर जो Z है उसकी वैल्यू इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है।
इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इस सिचुएशन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। रेजोनेंस इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। और इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के केस में एलसीआर सर्किट बन जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर बेटा? साइड में तो मुझे मतलब आप देखेंगे कि मैं बार बार स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, तो बार बार स्क्रीन से आउट ऐसे ही नहीं हो रहा हूं, रीजन है उसका, उसके पीछे रीजन है कि आप पूरा कंटेंट देख पाए बोर्ड पर, मेरे पीछे कुछ ढक ना जाए, इसलिए मुझे साइड होना पड़ता है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पावर इन एन एसी सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला किसी भी सर्किट के लिए ध्यान रखना, P इज इक्वल टू V नोट I नोट बाई 2 cos फाई। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकाली जा सकती है? वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लो और उन्हें मल्टीप्लाई करो। ये जो वैल्यू अभी मैंने लिखी थी ये एवरेज वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा वो होता है 1/2 V नोट I नोट cos फाई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट आप देखना वर्चुअल पावर। वर्चुअल पावर किसको कहते हैं? वर्चुअल पावर किसको कहते हैं? आपने अभी अभी देखा कि P एवरेज इज इक्वल टू V नोट I नोट बाई 2 cos फाई। तो यदि मैं V नोट बाई रूट 2 कर दूं और I नोट बाई रूट 2 करूं तो ये भी क्या बन गया? VRMS और इंटू IRMS। तो VRMS और IRMS बेसिकली वर्चुअल पावर, मतलब VRMS और IRMS का प्रोडक्ट, ये वर्चुअल पावर कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए आपने अभी भी लिखा था कि P एवरेज इज इक्वल टू PRMS इंटू cos फाई। तो यहां से cos फाई जो है ना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। तो यहां से cos फाई क्या बनेगा? वो बनेगा P एवरेज अपॉन P वर्चुअल, यानी कि PRMS। cos फाई के कुछ अदर फॉर्मूलाज भी हैं, जैसे कि cos फाई होता है क्या? R अपॉन जेड। cos फाई का ये एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, R अपॉन जेड। ठीक, यहां से हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यदि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उसके लिए फाई की वैल्यू होती है 0, तो वहां पे cos फाई यानी कि पावर फैक्टर 1 होता है मैक्सिमम। L और C सर्किट के लिए फाई जो है वो π/2 होता है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ठीक है। नेक्स्ट होता है वाटलेस करंट। ऐसा करंट जो पावर कंजम्पशन में, एवरेज पावर कंजम्पशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसे कहा जाता है वाटलेस करंट। क्लियर? और ये देखिएगा कि यहाँ पर जो आरएमएस करंट है उसके दो कंपोनेंट है। आरएमएस करंट के दो कंपोनेंट है। एक करंट है क्या? एक करंट है ये रहा IRMS cos फाई, और दूसरा है IRMS sin फाई। तो IRMS cos फाई E के साथ यानी वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई होकर एवरेज पावर कंजम्पशन बनाता है, लेकिन IRMS sin फाई ये पावर कंजम्पशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। इसी IRMS sin फाई को क्या कहा जाता है? वाटलेस करंट। क्लियर है? हम देखते हैं चोक कॉइल। तो चोक कॉइल सिंपली एक इंडक्टर होता है जो कि क्या करता है? जो करंट को, एसी करंट को कंट्रोल करने का वर्क करता है। बात करते हैं सीरीज RLC रेजोनेंस। सीरीज RLC रेजोनेंस क्या होता है कि यदि RLC सर्किट में XL बराबर हो जाता है XC के, तो Z मिनिमम हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा? R के इक्वल होगा। रिएक्टेंस इस केस में कितना हो जाता है? 0। करंट इस केस में क्या हो जाता है? मैक्सिमम। ओके, और इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। और एलसीआर सर्किट किसकी तरह से काम करने लगता है? ये काम करने लगता है रेजिस्टिव सर्किट की तरह से। ओके, रेजिस्टिव सर्किट की तरह से। ये रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पर अकर होता है उसे कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर ये फिनोमेना अकर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखते हैं 1/√LC या फिर FR इक्वल टू 1/2π√LC। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और F के फॉर्म में अपन लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक,
यहाँ पर रेजोनेंस कर्व अपने को दिखाई देता है कि इसमें होता है कि पहले अपन यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद भी यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट डिक्रीज होने लगता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC कहा जाता है। ठीक है, पश्चात इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि हमें जेड के फॉर्म में यदि यही ग्राफ बनाया जाए तो देख करंट का ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, करंट का ग्राफ इस प्रकार से, तो जेड इंपीडेंस है उसका ग्राफ जस्ट इसका उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार का जैसा आपको दिखाई दे रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डियर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहां पर पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाता है। जहां पर मैक्सिमम पावर की हाफ पावर होती है उस फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाता है। ग्राफ में आप देखिएगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मैंने शो करी है। ठीक है, लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, एक अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ क्या होती है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। ठीक है, एक होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ये रिप्रेजेंट करता है रेजोनेंट कितना शार्प है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी फैक्टर। ओके, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये वाले ग्राफ। ओके, और चलिए ठीक है, एक सेकंड आप देखिएगा। नेक्स्ट यहां पर ऐसा होता है, देखिए मैं यहां पर दिखा देता हूं ग्राफ। यहां पर मैंने स्लाइड में तो नहीं रखा, देखिए इस टाइप का ग्राफ होता है। ये करंट है और इधर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का क्या होता है 1/√2 टाइम्स, उन पॉइंट्स को कहा जाता है हाफ पावर पॉइंट्स, और इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। और इन फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है उसे कहा जाता है बैंड विड्थ। और इस रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस को क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। और क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो आप जरूर से ध्यान रखिएगा। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये रहा, ये होता है बेसिकली क्या लिखा जाता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, यानी कि ω/r/डेल्टा ω। तो इसके ये फॉर्मूले बन जाएंगे ω/RL/R या F1/ω/RCR, या ये वाले फॉर्मूले भी इसके फॉर्मूले बनते हैं। प्लीज डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह देखिएगा कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ, सबसे ज्यादा शार्पनेस कहाँ पे है। तो ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, यहाँ पर शार्पनेस सबसे ज्यादा है। शार्पनेस यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसका मतलब है क्वालिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, यानी कि टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जहां पे जो कर्व है थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, स्टीप होता है ना, तो वहां पर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, लो होता है। तो शार्पनेस ऑफ क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां पर अभी एक टॉपिक और है इसमें, इसी चैप्टर में, जो है ट्रांसफॉर्मर। तो वो ट्रांसफॉर्मर भी आप देख लेना। ट्रांसफॉर्मर आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज को अप डाउन करने का काम करता है। वोल्टेज अप एंड डाउन करने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम करता है। क्लियर है? इसके अंदर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है और इस सॉफ्ट आयरन कोर पर इस तरह से कॉइल लपेटी जाती है इस प्रकार से। ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर टाइप का, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। और ये कॉइल्स है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल पर हम एसी इनपुट देते हैं
और सेकेंडरी कॉइल पर हम एक रेजिस्टेंस लोड रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, प्राइमरी कॉइल पर इनपुट वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी कॉइल पर आउटपुट वोल्टेज देते हैं। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यदि एनपी है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है। और यदि एनर्जी लॉसेज नहीं हो रहे, आइडियल कंडीशन में एनर्जी लॉसेज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, यानी कोई फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, तब एक रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आई अपॉन वी ओ, यानी इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। भले ही आप ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, लेकिन पावर जितना इनपुट में था वही पावर आउटपुट में रहेगा, क्योंकि पावर का लॉस हम चाहते नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वी आई इक्वल्स टू पी होता है, पी कांस्टेंट है, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। तो यही रिलेशन करंट के लिए लिखूंगा, तो आई नोट अपॉन आई आई, यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इज इक्वल टू दिस रिलेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स यदि प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो वोल्टेज कम हो जाएगा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक एफिशिएंसी भी होती है, कितना पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर लिखा जाता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाइड विद 100, इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी लॉसेज होते हैं, तो 4 प्रकार के लॉसेज होते हैं एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। पहला एनर्जी लॉस कैसा है, ये होता है आयरन लॉस भी कह सकते हैं इसको, हिस्टेरेसिस लॉस भी कहते हैं, कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो बार बार मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन या फिर आयरन कोर जो है वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती है, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस हीट के फॉर्म में होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस हीट के फॉर्म में होते हैं, इन्हें आयरन लॉस कहा जाता है। इनको मिनिमाइज करने के लिए सॉफ्ट आयरन से बना कोर हम यूज करते हैं। सेकेंड जो लॉस होता है वो होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, बेसिकली कॉपर लॉस क्या होता है कि जो वाइंडिंग है, वायरिंग, तो ये वाइंडिंग बेसिकली कॉपर मटेरियल से मेटल से बनी होती है जिसका अपना रेजिस्टेंस है। तो कॉपर वायर के रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे कॉपर लॉस कहा जाता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए थिक कॉपर वायर यूज करते हैं। थर्ड लॉस है एडी करंट की वजह से, एडी करंट की वजह से लॉसेज होते हैं कि यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल करंट है तो यहाँ पर इंडक्शन का फिनोमिना होता है और एडी करंट बन जाते हैं। तो एडी करंट ना बने इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन है, कोर है, इसको पतले पतले स्ट्रिप्स के फॉर्म में लेते हैं और इन्हें लैमिनेट करते हैं, लैमिनेटेड होती हैं, ताकि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और फोर्थ लॉस है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए एक कॉइल पर दूसरी कॉइल को हम ओवरलैप करके वाउंड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको मैं देता हूं 1 मिनट ब्रेक और उसके बाद वापस से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, देन हम देखेंगे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, कलर कोडिंग नहीं रहेगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देन हम देखेंगे ईएमएफ,
और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और उसके बाद अपने पास आएगा किरचॉफ्स लॉ और ये सब। तो इन सब को कंप्लीट करना है। देखिए धीरे 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 चल ले, आधा कप आधा ही बंद। बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जानना कि इलेक्ट्रिक करंट कब स्टैब्लिश होता है। अभी क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तो हो सकता है कि तुम्हें मेरा फेस उतना अच्छे से ना दिखे, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ठीक है ना। हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कब स्टैब्लिश होता है, जब चार्जेस का नेट फ्लो कहीं पर बनता है वहीं पर करंट फ्लो करता है या फिर करंट स्टैब्लिश होता है। करंट बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए करंट जो है वो, करंट के अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। आई होप आपको ये विजिबल होगा। एक होता है करंट का बेसिक फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टाइम गिवन हो, चार्ज गिवन हो, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी यूज करेंगे, पर इससे काम चलेगा नहीं। यदि मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो आप लिखेंगे Ne अपॉन टी, ठीक है। और यदि ये भी नहीं यूज करना है तो एवरेज करंट का फॉर्मूला हम लिख लेंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक हम इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला लिखते हैं dq अपॉन dt। तो ये सभी फॉर्मूला करंट फाइंड आउट करने के लिए हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ और अप्रोचेस भी ध्यान रखनी चाहिए। ये मैं रब कर रहा हूं यहां से। देखिए कि एवरेज करंट को फाइंड आउट करने का एक और जरिया ये है कि इंटीग्रेशन I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, इससे भी हम एवरेज करंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन होना चाहिए। इसके अलावा यदि मैं चार्ज और टाइम के बीच ग्राफ बनाऊं और उस ग्राफ का स्लोप यदि मैं ले लूं, तो स्लोप का जो एंगल होगा वो स्लोप बेसिकली tan थीटा, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, बहुत बहुत खास है। इसके अलावा आप यहां से क्या भी निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज ये आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे मान लो कि आपने यदि I dt कराना, तब तो चार्ज फ्लोइंग मिलेगा, तब तो क्या मिलेगा, चार्ज फ्लोइंग मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यदि आप करंट और टाइम के बीच यदि ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ के अंडर एरिया निकालें, तभी भी आपको टोटल चार्ज फ्लोइंग मिल जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए करंट के रिगार्डिंग, ठीक। अब डिफरेंट टाइप के करंट होते हैं। एक होता है स्टेडी करंट जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, स्टेडी करंट। तो ये देखिए स्टेडी करंट है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ करंट वेरिएबल करंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ देखेंगे ये अभी अल्टरनेटिंग करंट, तो अभी हमने देखा ही है, साइनोसॉइडल कर्व दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक। बात करते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो किधर से किधर फ्लो करता है, हमेशा कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो करता है। ओके, तो देखो कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और माइनस चार्ज के अपोजिट करंट फ्लो करता है। वही मैंने लिखा है, करंट का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
is defined as the velocity with which the free electron get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field। कि जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं वायर के अक्रॉस तो क्या होता है कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है और वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या इसका ये मतलब है कि जो पहले वाली थर्मल जो वेलोसिटी वो खत्म हो गई? नहीं, एक नई वेलोसिटी सुपर इंपोज हो जाती है थर्मल वेलोसिटी पर, और ये जो नई वेलोसिटी स्मॉल एवरेज वेलोसिटी मिली है इसी को क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब एग्जिस्टेंस में आती है? जब हम क्या अप्लाई कर देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लगते हैं, उनको एक स्पीड मिल जाती है वीडी स्पीड, और उसी की वजह से करंट फ्लो करने लगता है। ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आप लिखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लिखेंगे ई टो बाय एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? ई टो बाय एम। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, फॉर्मूला रहेगा, इसमें थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम है लिखने के लिए, तो कोई बात नहीं, यहां पर मैं बता सकता हूं। ये एक जगह है जो मुझे दिखाई दे रही है। देखिए वीडी का एक फॉर्मूला होता है ई टो बाय एम, ठीक, एक फॉर्मूला होता है ई वी टो बाय एम एल। ठीक है, यहां से क्या दिखाई देता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसी तरह से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाने पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। रिलैक्सेशन टाइम में ध्यान रखना कि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती है। क्लियर है? इसके अलावा वोल्टेज बढ़ाने पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि यदि वोल्टेज वेरिएबल है, इफ वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट, वोल्टेज को कांस्टेंट नहीं किया गया है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, लेंथ के साथ डिपेंड नहीं करती है, ओके, इंडिपेंडेंट रहती है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वायर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है कभी भी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि अभी ओम्स लॉ पर पहुंच गया, अभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, बात करते हैं इसमें, यहां पर एक टर्म और आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ में, यहां पर तो नहीं लिखी है, कोई बात नहीं है, हम यहां देख लेते हैं। उस टर्म का नाम है मोबिलिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी। मोबिलिटी एक टर्म है, मोबिलिटी को लिखा जाता है म्यू से, और वो होता है वीडी अपॉन ई, वीडी अपॉन ई, और या फिर इसका फॉर्मूला बनता है, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं ई टो अपॉन एम, और किसी अदर चार्ज पार्टिकल के लिए मोबिलिटी को लिखते हैं क्यू टो अपॉन एम। यहां से यदि चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है तो मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। होता भी ऐसा ही है, हैवियर पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, मोबिलिटी का जो SI यूनिट बनता है वो क्या बनेगा? वो बनेगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड। यहीं से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। देखिए L2 डिवाइडेड बाय M1 L2 T-3 A-1 इंटू T1, ठीक है ना, तो ये T-2 ऊपर जाएगा, ये सब सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा M-1 L0 T-2 A1। इस तरह से इसके डायमेंशनल फॉर्मूले भी निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है। तो I इज इक्वल टू NAEVD, I इक्वल टू NAEVD।
VD। ये बहुत फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नावेड, I इक्वल टू NAE/VD, ठीक है। या मोबिलिटी के साथ ये रिलेशन लिखे तो I इक्वल टू NEA, VD की जगह लिख सकते हैं μE। बहुत ही खास है, मतलब ओके, मोबिलिटी तो बहुत खास है। नेक्स्ट आ जाता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी, किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी कैसे लिखा जाता है? यदि आप करंट को परपेंडिकुलर एरिया से डिवाइड कर दो तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी उसे कहा जाएगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? करंट डेंसिटी डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है। कौन? करंट डेंसिटी, ठीक है। और अब देखिए I का फॉर्मूला क्या है? I है यहाँ पे NAE/VD, तो यदि I को A से डिवाइड करते हो तो J मिलता है, ओके। तो J यानी कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये भी बनेगा NEVD, ठीक है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो याद रखना कि करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो करंट के बराबर होता है। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहां के बाद सीधे ओम्स लॉ पर चलेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है कि यदि कोई कंडक्टर से करंट फ्लो कराया जाता है, किसी कंडक्टर के थ्रू यदि करंट फ्लो कराया जाता है तो कंडक्टर पर एक वोल्टेज डेवलप होता है, ओके। और ये जो वोल्टेज है इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट लेकर आएंगे, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग एंड वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I और V के बीच ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देखिए यहां से I प्रोपोर्शनल टू V है, और यदि हम I और V के बीच गए, देखो ये IV ग्राफ है और ये है VI ग्राफ। देखिए दोनों ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहते हैं, लेकिन दोनों का स्लोप का डिफरेंस है। यदि VI ग्राफ का स्लोप आप लिखते हो तो वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और यदि IV ग्राफ का स्लोप यदि आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? tan थीटा से, तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/r को। यहाँ पर tan थीटा कैपिटल R के बराबर है, और यहाँ पर tan थीटा 1/r के इक्वल होता है। क्लियर है? ध्यान रखना है ये सारी बातें, स्लोप की और ये सब चीजें, ठीक। चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू V/I। इसका यूनिट क्या होगा? ओम। रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंडक्टर पर डिपेंड करती है, और इसका फॉर्मूला होता है V/I या फिर R इक्वल टू ρL/A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू ρL/A। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, इन सब पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से देख लेने चाहिए। क्या है कि देखिएगा कि यदि आपने लेंथ को इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ जाएगा। यदि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम किया तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यदि आपने रो क्या यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला वहां पे देख सकते हैं M/NE² टो, ठीक। और रेजिस्टिविटी ज्यादा करने से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्लियर है? आप यदि देखिए, यदि मान लो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए आप R इक्वल टू ρL/A की बजाय ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ρL/πr²। R क्या यहाँ पर? वायर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस होता है। R होता है वायर के क्रॉस सेक्शन का रेडियस, ठीक है। अब मान लो डायमीटर गिवन है तो आप ऐसा लिखोगे 4 ρL/πd²। इस तरह से ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, सिलेंड्रिकल वायर का रेजिस्टेंस है। इसी तरह से आप ध्यान रखना कि यदि मान लो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता
रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है तब अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो ऐसा कोई वायर है, ऐसा कोई वायर है, ठीक है, जैसे मान लो इसकी लेंथ है L, विड्थ है B और हाइट है H, ठीक है, और करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो हमें क्या करना होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए में L वो लेंथ लेनी होती है जो करंट की लाइन में करंट की लाइन में है, और ए वो एरिया लेना होता है जो करंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मान लो मुझे यहां पे रेजिस्टेंस लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा रो एरिया थ्रू विच, एरिया वो परपेंडिकुलर एरिया जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो वो ये है, ये H, ये B, तो ये हो जाएगा BH, और लेंथ कौन सी आएगी, लेंथ आएगी L, तो रो L अपॉन BH। क्लियर है। यदि यहीं पर ये करंट ऐसा फ्लो ना करके इस तरह से फ्लो करता, मैं करंट फ्लो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऐसे ही अप्लाई करके रखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे अप्लाई किया हमने, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, यदि मान लो हमने ये वायर है और हमने करंट जो है वो ऐसे फ्लो कराया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से अप्लाई करा हुआ है, यूं, ये लेंथ है L और ये विड्थ है B और ये हाइट है H, तो अब की बार इसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर रहा है, तो एरिया ये वाला लेना है, और रेजिस्टेंस लिखेंगे तो क्या, देख करंट जो है इस बार B के पैरेलल है, तो B लिखेंगे ऊपर, रो B अपॉन LH, ये आप ध्यान रखना, ओके। यदि होलो सिलेंड्रिकल वायर है तो हमें इफेक्टिव एरिया लिखना होता है, इफेक्टिव एरिया क्या आ जाएगा, होलो सिलेंड्रिकल वायर के केस में, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये होलो है इस टाइप से, ठीक है ना, इसकी जो इनर रेडियस है वो मान लेते हैं क्या है, A है, इनर रेडियस क्या है इसकी, A, और आउटर रेडियस क्या है इसकी, मान लेते हैं आउटर रेडियस है B, तो इसमें अपन R लिखेंगे तो रो L अपॉन पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिखेंगे, L इस वायर की अपनी लेंथ है। क्लियर है कि नहीं, ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे रेजिस्टेंस में। देखिए रेजिस्टेंस में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, फर्स्ट है कटिंग ऑफ वायर, तो किसी वायर को जितने भी जैसे मान लो किसी वायर को आपने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब यदि तुमने लेंथ को L लेंथ को आपने L बाय n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हर एक पार्ट की लेंथ हो जाएगी L बाय n, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट भी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा R अपॉन n। लेकिन यदि आपने वायर को क्या करा है, स्ट्रेच किया है, वायर को क्या किया आपने, स्ट्रेच किया, यानी स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, उसमें लेंथ इंक्रीज होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस यहाँ पर लेंथ के स्क्वायर टाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेजिस्टेंस पहले से कितना हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है यदि तुमने लेंथ को n टाइम्स किया, तो यदि लेंथ को तुमने डबल करा तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, यानी नया रेजिस्टेंस n स्क्वायर r हो जाता है। यहां पर एक चीज और आती है, फोल्डिंग ऑफ वायर, फोल्डिंग ऑफ वायर, फोल्डिंग ऑफ वायर में L जो है वो कम हो जाता है और एरिया बढ़ जाता है, मटेरियल चेंज नहीं होता, तो R डैश आ जाता है यहाँ पर, R डैश हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। क्लियर है। आप कहेंगे कि सर आप तो विजिबल दिखाई नहीं दे, अरे यार इस साइड में ज्यादा ही ज्यादा क्या करें, कोई बात नहीं, तभी पूरा दिख पाएगा, ठीक है। चलिए इसके पश्चात हम बात करते हैं इसी में रेजिस्टेंस में। देखिए कई बार क्या होता है, मास के साथ भी रिलेशन बनवा लेता है, तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, रो L अपॉन A, ठीक। मान लो L तो दे रखा है, अब अपन ये लिख सकते हैं मास, मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास की जगह अपन ये लिख सकते हैं m, डेंसिटी मान ले d और वॉल्यूम है a इंटू एल, तो
तो यहां से A निकाला जा सकता है M/dl। तो इस चीज को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में। प्लीज आप लोग इसे ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन नीट। बात करते हैं कुछ अदर फॉर्मूला की। वैसे देखिएगा यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या देखिए VD रो ई जे के बीच क्या रिलेशन होता है। तो ये सब चीजों की बजाय आप एक मेन फॉर्मूला ध्यान रखना, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J यहाँ पे और E वेक्टर, J यहाँ पर करंट डेंसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है। आप चाहे तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं J वेक्टर इक्वल टू 1/रो E वेक्टर। 1/रो क्या है यहाँ पर, ये रो क्या है, ये रजिस्टिविटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी होता है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी रिलेशन से ओम्स लॉ से पाया जाता है और इसी रिलेशन से हमें करंट के डायरेक्शन का पता चलता है कि करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। बात करते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का रिवर्स कंडक्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी का रिवर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। यूनिट महो या ओम इनवर्स होता है कंडक्टेंस का, और कंडक्टिविटी का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, फोर कंडक्टर टेम्परेचर यदि हमने राइज किया तो क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से रजिस्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ कंडक्टर्स के लिए एक टर्म है अल्फा, जिसको हम आगे देखेंगे, वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यदि इसी तरह से हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर के पास इनिशियली लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी घटती है। तो ध्यान रखना कि इसके लिए अल्फा नेगेटिव वैल्यू रखता है। इसके अलावा एक पॉइंट आप माइंड करना कि जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स, उनके लिए बेसिकली रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से इतनी ज्यादा चेंज होती नहीं है, लेकिन होती भी है तो इसी तरह से होती है जैसे सेमीकंडक्टर में कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी वहां भी डिक्रीज होती है, इसलिए अल्फा इनके लिए भी नेगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। बात करते हैं कि कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। तो यही रिलेशन है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। ये रिलेशन है। R1 T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, R2 T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है और T2 ग्रेटर देन T1 है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया तो R2 भी ज्यादा है। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। या इस वाले फॉर्मूला में नोट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, आई थिंक आप समझ गए होंगे बात को। चलिए बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए दो टाइप से रेजिस्टेंसेज को कंबाइन करते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सम हो जाता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R करके ऐड होते हैं। ध्यान रखना सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, इन सीरीज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ओके, और करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम, और वोल्टेज सीरीज में क्या रहता है, डिफरेंट। ठीक है, पैरेलल में करंट क्या रहता है, डिफरेंट,
और वोल्टेज क्या होता है सेम, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है डिक्रीज होता है। क्लियर। देखिएगा अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप एक मॉड्यूल लीजिए और उसमें से क्वेश्चंस करिए, कोई PYQ करो, बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्बिनेशन से मैंने देखा है क्वेश्चंस आए नहीं है। हाँ ये जरूर आप ध्यान रखना कि यदि n इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट होता है NR के बराबर, और पैरेलल में R इक्विवेलेंट होता है R अपॉन N के बराबर। क्लियर है। बात करते हैं सोर्स ऑफ EMF, जो कि क्या होता है, जो होता है इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल में बैटरी आती है और बैटरी का काम है वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो बैटरी EMF प्रोवाइड करती है। EMF और टर्मिनल वोल्टेज दो टर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए। तो कंपैरिजन ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, टर्मिनल वोल्टेज। देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं, सेल के पास क्या होता है, सेल के पास तीन चीजें होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी। फर्स्ट होता है EMF ऑफ सेल, सेकेंड होता है EMF ऑफ EMF नहीं, सेकेंड होता है टर्मिनल वोल्टेज। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थर्ड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। EMF क्या होता है, तो बेसिकली जब कोई सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, मतलब सेल से करंट हम नहीं ले रहे हैं, सेल से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, तब सेल कैसे सर्किट में कहलाता है, ओपन सर्किट में। और ओपन सर्किट में सेल के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को कहा जाता है EMF। तो EMF होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड और इन और करंट नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है कि जब हम सेल को किसी रजिस्टर के साथ में, एक्सटर्नल सर्किट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, तब सेल से कुछ करंट ड्रॉ होने लगता है और उस सिचुएशन में सेल के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज। जब सेल से करंट ड्रॉ हो रहा होता है तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से क्या होता है, कम होता है। ओके, EMF से टर्मिनल वोल्टेज क्या रहता है, कम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो करंट के फ्लो में खुद सेल एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने लग जाता है जिसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, बेसिकली जो बताया वो ध्यान रखना। हाँ, इनके बीच एक रिलेशन होता है वो जरूर से देख लेना, बहुत खास है, मतलब वो रिलेशन देखिएगा कि टर्मिनल वोल्टेज V होता है E माइनस आई स्मॉल r। एक बहुत ही खास रिलेशन है सेल के मामले में, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। E माइनस आई स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, I करंट है, E EMF है, V टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा एक्सटर्नल सर्किट पर ऑब्टेन होता है, एक्सटर्नल सर्किट पर ऑब्टेन होता है, और I क्या है, करंट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ही टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता है। और यहां पर आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल भी सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है E माइनस V अपॉन V इंटू R के बराबर। इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा जा सकता है। और I जो है वो यहां से ये बनता है I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखिएगा कि कुछ सिचुएशंस यहां पर होती हैं वो आपको देख लेनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये फॉर्मूले हैं,
तो जब ओपन सर्किट होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बेटा, ओपन सर्किट यदि है तो करंट जीरो होता है, उस केस में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होता है, फर्स्ट। सेकंड, जब क्लोज सर्किट होता है और करंट ड्रॉ करा जा रहा है, करंट ड्रॉ करा जा रहा है सेल से, तब तब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तब टर्मिनल वोल्टेज होगा V = E - IR। थर्ड होता है जब सेल को चार्ज किया जा रहा है, सेल को चार्ज किया जा रहा है, तब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, V हो जाएगा E + IR। ओके, ध्यान रखना, करंट ड्रॉ करेंगे तो VE से कम होता है और चार्ज करेंगे तो VE से ज्यादा होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, इसके अलावा यदि हम बात करें शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट के केस में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाता है और करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेता है, जिसका फॉर्मूला होता है E/r। क्लियर है कि नहीं, ये बता दो बेटा। बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये आ भी गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये देखिए नेक्स्ट आता है सेल कॉम्बिनेशन। यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेल्स इन कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हम देखते हैं सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब इक्वल सेल सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है, देखिएगा, इक्वल n सेल सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट होता है I = NE/n r प्लस कैपिटल R। ठीक है, यदि आपने कैपिटल R कम रखा, स्मॉल r ज्यादा रखा, इसका मतलब है हाई इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल जोड़े हैं, तो इससे करंट इंक्रीज नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यदि लो इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल कनेक्ट करते हो तो करंट n टाइम से बढ़ जाता है। इसका मतलब सीरीज में आपको लो इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल कनेक्ट करने चाहिए। फॉर्मूला ध्यान रखना, करंट इन सीरीज का बहुत खास है। बात करते हैं इसी तरह से पैरेलल के अंदर, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसमें करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखना n कहां जुड़ जाएगा इस बार, ये आएगा I = NE/n कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बस इतना सा चेंज आया है, बाकी सेम रहता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि सीरीज में, हंसी इसलिए आ रही है बेटा क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेरा फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या हंसने की बात है सर, ऐसे ही हंस लेते हैं। खुश होने का कोई बहाना चाहिए क्या? जब हम ऐसे ही दुखी हो जाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो फिर खुश होने के लिए भी अपन अपने तरफ से बहाने बना सकते हैं। जोक्स अपार्ट। खैर, तो देख बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम रहता है सेल से, जितने भी सेल से मिलेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट ऑब्टेन होता है। ध्यान रखना, यदि इक्वल सेल्स है तो ईएमएफ जो है वो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई के बराबर हो जाता है। कुछ बातें और ध्यान रख लेना। सीरीज, देखिए मैं ये यहां पर लिख देता हूं, जैसे मान लो n सेल है या 2 सेल है, यदि मैंने सीरीज में कनेक्ट करा तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहता है E1 + E2, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहेगा R1 + R2, I का फॉर्मूला रहेगा E इक्विवेलेंट/R + R इक्विवेलेंट। क्लियर है? इसी तरह से यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं देखता हूं तो मुझे एक रिलेशन याद रखना चाहिए, E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट = E1/R1 + E2/R2 और 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, इस तरह से। तो ये फॉर्मूले काफी खास है, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा अपना किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको अवॉइड कर देंगे हम। नेक्स्ट चल पड़ते हैं किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करने के काम आते हैं। किसमें? किसी भी नेटवर्क में, किसी सर्किट में। तो देख, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जितने भी मीटिंग करंट्स हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम, किसी भी जंक्शन पर मीटिंग करंट्स का एल्जेब्रिक सम हमेशा कितना रहता है? हमेशा 0 रहता है। यानी कि जितने इन हुए उतने आउट हुए। इनको यदि हम प्लस लेते हैं, जंक्शन की तरफ
आने वाले को प्लस लेते हैं तो जाने वाले को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, और ये जो लॉ है, शायद लिखा होगा ये बात इसमें, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान रखना। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ या करंट लॉ, केसीएल भी कहा जाता है, जंक्शन रूल भी कहा जाता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इनकमिंग करंट्स को प्लस लेते हैं, आउटगोइंग को माइनस लेते हैं और टोटल करते हैं फिर बाद में जीरो। क्लियर? बात करते हैं केवीएल की, तो केवीएल क्या होता है, लूप रूल कहते हैं इसे। और लूप रूल में क्या होता है कि जितने भी वोल्टेजेस हैं किसी भी लूप में, उन सब का एल्जेब्रिक सम कितना रहेगा, जीरो रहने वाला है। इधर कुछ साइन कन्वेंशन है, वो जरूर से आप देख लेना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, और यदि हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि पोटेंशियल फॉल हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लेंगे डायरेक्शन, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट में पोटेंशियल फॉल यदि फॉल लेंगे, और डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट जो है वहां पर वोल्टेज को राइज लेंगे, यानी कि प्लस और माइनस। यानी जहां पे करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज को माइनस लेंगे और करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज को प्लस लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल फॉल इज टेकन एज नेगेटिव, पोटेंशियल राइज मतलब पॉजिटिव। क्लियर? चलिए, और हम अपनी डायरेक्शन हमेशा कैसे लेते हैं, क्लॉकवाइज। तो यदि हम यहाँ पर देखें इस जगह पर, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप कंसीडर करते हैं। तो यदि मैं इस लूप के लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो सबसे पहले बैटरी मिली मुझे, देखो लूप लिखेंगे ए बी सी ए, लूप ए बी सी ए। इसमें सबसे पहले बैटरी मिली, मैं चला माइनस से प्लस, तो मैं ईएमएफ को लिखूंगा, इसका ईएमएफ इवन है नेगेटिव साइन के साथ, माइनस इवन। फिर मैं देखता हूँ करंट की डायरेक्शन इधर है लेफ्ट में, और मेरी डायरेक्शन है राइट में, अपोजिट है, तो ये प्लस साइन के साथ आएगा। रेजिस्टेंस पर वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 R1। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे, और ये आएगा C से A, तो यहाँ पे देखिए करंट और मेरी डायरेक्शन फिर अपोजिट है, तो प्लस लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर तुम्हें देखना है, I1 इधर मिला और I2 यहाँ पे मिला, तो यहाँ करंट बीच वाली साइड में I1 प्लस I2 गया है, तो मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 इंटू R2। और इस लूप के सारे करंट हो गए, एल्जेब्रिक सम जीरो कर देंगे। तो इसी तरह से हम सेकेंड लूप उठा लेंगे, ए से सी की तरफ चलेंगे, करंट और हमारा डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव साइन के साथ I1 प्लस I2 इंटू R2 लिखेंगे। फिर हमारा डायरेक्शन सी से डी की तरफ है, करंट का डायरेक्शन भी हमारी तरफ है, तो माइनस साइन I2 इंटू R3 लिखेंगे। फिर माइनस से प्लस चल रहे हैं, तो ईएमएफ को लिखेंगे E2, और एल्जेब्रिक सम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इस तरह से लिखा जाता है। बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पहले कैसे आ गया, सर ने हटा ही दिया कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि इस प्रकार का कनेक्शन होता है, मतलब कि चार रेजिस्टेंसेज होते हैं, जिन्हें एक पैरेललोग्राम के चार साइड्स पर आमने सामने की साइड्स पर कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से PQRS। ठीक है, उसके दो डायगोनल्स होते हैं, एक डायगोनल पर हम जोड़ते हैं सेल, वायर लंबा किया है बाकी है तो डायगोनल ही, और दूसरे डायगोनल पर हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब मान लो की ऑन कर दी, मान लो इस सेल वाली, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा I, और दो हिस्सों में बढ़ जाएगा I1 और I2 में। ठीक है, ये I1 I2 में बटेगा। अब कुछ करंट देखिए इधर Q में से फ्लो कर जाएगा, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर जाएगा IG, तो Q में फ्लो करेगा I1 माइनस IG मान लो। ठीक है, I2, और अब देखो IG ऊपर से आ रहा है, I2 इधर से, तो इस पॉइंट पर S में जाएगा I2 प्लस IG। इस तरह से करंट फ्लो करके और फिर टोटल बाहर निकल गया। ठीक है,
लेकिन यदि इस तरह से हो कि यदि ये देखिए पॉइंट्स है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, तो यदि बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो, यदि बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो, उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, इस कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और ये कब आता है? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कब मिलता है? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मिलता है, बैलेंस कंडीशन मिलता है तब जब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो जब ये जो कंडीशन मिलती है तब IG 0 हो जाता है, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस कंडीशन में आप गैल्वेनोमीटर और सेल को आप इंटरचेंज कर लोगे। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर और सेल को यदि आपने इंटरचेंज करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि यदि P, Q, R और S सब बराबर है तो गैल्वेनोमीटर, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैक्सिमम सेंसिटिव होता है। इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस, जैसे कि S फाइंड आउट करना होगा तो Q अपॉन P इंटू R करके QPR दे रखा होगा, अपन S निकाल सकते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायरेक्ट यूज अपने को कहाँ देखने को मिलता है? मीटर ब्रिज के अंदर। मीटर ब्रिज में क्या होता है आप देखिएगा, मीटर ब्रिज में इस तरह से एल शेप की ये स्ट्रिप्स होती है, इनके बीच में ये सीधी वाली स्ट्रिप होती है। ठीक है, और ये एक बीच में एक वायर होता है 100 सेंटीमीटर का, जिसे कहा जाता है मीटर ब्रिज वायर। ठीक है, और इसमें इधर में हाई पोटेंशियल एंड पर जिधर प्लस जुड़ा हुआ है उधर में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है आरबी, ये जनरली नॉन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्या होता है? अननोन रेजिस्टेंस। हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके एक जोकी, ये जे जोकी है, इसको इस तार पर इस तरह स्लाइड करके लाते हैं ए से बी की तरफ, और ऐसे लाते एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा, मतलब IG 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में जब IG 0 हो जाता है तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। तो देख, R का काम तो RB करेगा, S का काम X करेगा, और P का काम करेगा ये लेंथ। मान ले L सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो P की जगह मैं लिखूंगा रो L अपॉन A। ऐसे ही मैं Q की जगह लिखूंगा ये वाला 100 माइनस L, तो Q आएगा रो 100 माइनस L अपॉन A। ठीक है, अब यदि मैं वो फॉर्मूला यूज करूं P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, तो आप पाएंगे कि जब मैं डिवाइड करूंगा ना तो बचेगा क्या? अल्टीमेटली वो आप देखिएगा, बचेगा आपके सामने ये बस केवल। यदि मैंने डिवाइड करा तो देख अपने पास आया R बाय एक्स इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। यहाँ से x आ जाएगा, x का फॉर्मूला बनेगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। इस तरह से हम x निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। इस L को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बैलेंस लेंथ। ठीक है, इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये वाला पोर्शन भी यहाँ पर एंड हो जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने काफी फास्ट और जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करी है, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पर डियर, अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम है ही नहीं, बस आपने जो गेन कर लिया उसको आप आगे बढ़ाते रहिए। और यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से CL अकेडमी के साथ बने रहिए, आपको रेगुलर बेसिस पर कंटेंट मिलता रहेगा। आप हमारे वीडियोज को अब जो भी आपके रिलेटिव है जो IIT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं। उनके लिए हम टाइम टू टाइम कंटेंट लाते रहेंगे। अभी जल्द ही आपको नीट के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। टॉप मोस्ट 100 की बजाय 140 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो यदि आप करते हैं तो कंप्लीट 12th के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास रहेगी, अपने 2 चैप्टर बचे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन मैं एक बात आपको कहूंगा बेटा कि आपकी लाइफ जो ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई भी फीलिंग को अपने जीवन की समझ से ऊपर मत होने दो।
प्यार, नफरत, गुस्सा सब एक साइड में और लाइफ एक साइड में। अल्टीमेटली भगवान ने हमें जीने के लिए बनाया है, हमें जीना है और जीना है, जीवन को खत्म नहीं करना है। ठीक है, इसी थॉट के साथ आज की क्लास को मैं एंड करता हूं। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और यदि आपने अच्छा किया या बुरा किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पेरेंट्स के प्यार में कोई कमी नहीं आती इससे। तो आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए और बस इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए।